तो यहाँ पे ये जो क्रिटिक्स की लाइन्स होती हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आप इनको एज़ अ कोट यूज़ करते हो ना, या इनको हाइलाइट करते हो पेपर में, इस तरह से यूज़ करते हो, तो इनके आपको मार्क्स मिलते हैं बहुत अच्छे, ठीक है। तो इनको याद किया करें। हर एक क्वेश्चन में एटलीस्ट आप 1 या 2 कोटेशन लाज़मी, मिनिमम 2 जो है ना आपकी ज़रूर याद होनी चाहिए आपको। ओके जी, नेक्स्ट है इलियट यूजुअली ड्रॉज हर कैरेक्टर्स फ्रॉम द ओरिजिनल एक्वेंटेंसेस ऑफ हर लाइफ। कि अपने जो है ना कैरेक्टर को कैसे करती है डिपिक्ट, के उनकी जो अपनी जो रियल लाइफ है, ओरिजिनल लाइफ है, उसके जो एक्वेंटेंसेस हैं, के एक्वेंटेंसेस क्या बताया था मैंने आपको कल, अगर किसी को याद हो तो। टू गेट फेमिलियर टू समथिंग, नहीं नहीं, नॉलेज और या किसी चीज की नॉलेज होना। हाँ जी, एक्वायर करना। एक्सपीरियंस को कहते हैं, ठीक है। क्या कह रही हैं? नॉलेज और एक्सपीरियंस को कहते हैं एक्वेंटेंसेस। कल आपने बताया था कि किसी चीज से फेमिलियर होना। फेमिलियर एक्वायर होना, करने, मैम ये एक्वायर करने के मानों में नहीं आएगा? तलब करना, सीखना। वही है ना, एक्सपीरियंस करना, लर्न करना, हाँ इसी सेंस में है ना। लेकिन वहाँ आप फेमिलियर का तो हो सकता है मैंने कोई और मीनिंग बताया हो, किसी और वर्ड का बताया होगा फेमिलियर। मतलब आपने इस तरह बताया था ना कि किसी चीज से आपकी वो मतलब यही था, मैंने यही लिखा हुआ था कि टू गेट फेमिलियर टू समथिंग, या आपको किसी चीज के बारे में जान पहचान होना, इस हाँ तरह। ठीक है, इसी सेंस में इसका मतलब आता है, जान पहचान होना, आपको नॉलेज होना, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। फेमिलियर होना भी ठीक है, समझ में। तो अपनी ओरिजिनल लाइफ से वो जो है ना जो उसको एक्सपीरियंस होते हैं, जो नॉलेज होता है, उसके थ्रू जो है ना अपने प्रैक्टिस को ड्रॉ करती है। इन द कंसर्निंग novel also she describes that Dina Morris, the preacher woman, as a pen portrait of her own Methodist aunt। ठीक है, अपने जो पेन पोर्ट्रेट है, सना अभी ज्वाइन करी है, लेफ्ट कर गई थी। जो जो रीजॉइन कर रहे हैं उनको कोई इशू था, वॉइस इशू तो नहीं आ रहा? नो मैम, ठीक है। तो डीना मोरिस का जो कैरेक्टर है उसने पेन पोर्ट्रेट के तौर पे उसने ऐड किया है, ठीक है। वो पेन पोर्ट्रेट किसका था? उसकी आंट का था, ठीक है। पेन पोर्ट्रेट उसको कहते हैं ना कि उसने पेन नेम यूज़ किए हैं, यानी कि नॉवल के अंदर उसके नेम कुछ और यूज़ किए हैं, एक्चुअली वो कैरेक्टर रियल नेम उसका कुछ और था, ठीक है। तो पेन नेम वो थे जो राइटर अपने अपने लिए अगर यूज़ करते हैं तो वो उनका पेन नेम होता है, अगर किसी के लिए यूज़ करते हैं तो उसको भी वो इस तरह से पेन नेम कहते हैं, या साइडर नेम जो आपने कल पढ़ा हुआ। मिसेस सैमुअल एवंस, मिसेस सैमुअल एवंस यहाँ पे ना जो इसकी आंट है ना, उसका नेम है एलिजबेथ सैमुअल एवंस। So not in her softness and beauty, yet at least the main idea of Dina's character is taken from her own aunt। यानी कि उसका सिर्फ कैरेक्टर ही नहीं बल्कि उसकी ब्यूटी, उसकी सॉफ्टनेस भी सारा कुछ उसने एज इट इज, जैसे कॉपी पेस्ट करते हैं ना, इसी तरह से उसने अपनी आंट का लिया हुआ है, डीना मोरिस के अंदर ऐड किया हुआ है। Even the main theme of the story, for example confession and execution of a woman on murdering her child, यानी कि जो थीम है स्टोरी की वो क्या थी? क्या हो गया सबको, ये रीजन क्यों कर रहे हैं सब? मेन थीम यही थी ना कि जो औरत ने अपने बच्चों को मारा था अपनी, ये मेन थीम थी। जो थीम उन्होंने यही बताई है ना, जो मेन थीम था। हाँ जी, मेन वो थीम वो उसकी कन्फेशन, ब्यूटी या उसकी सॉफ्टनेस नहीं थी। एग्जैक्टली। हम्म। मैं बेसिकली जो इशू उसने हाईलाइट करने की कोशिश की है ना, वो उसकी कन्फेशन थी, उस बेस पे ही सारी उसकी वो जो कहने के सेंट्रल आइडिया और थीम था। एन एग्जीक्यूशन ऑफ अ वुमेन, और फिर उसी औरत को जो है वो जो उसकी एग्जीक्यूट किया गया, उसको फांसी दी गई एट द एंड ऑफ जो है ना वो लाइक रियल लाइफ में तो उसको फांसी दी गई, लेकिन नॉवल के अंदर थोड़ा सा चेंज किया जाता है कि उसको रियल लाइफ में उसकी डेथ हो जाती है। ऑन मर्डरिंग हर child is taken from an account of a similar incident by Eliot's same aunt, ठीक है। दस यानी कि सेम आंट, पहले उसने ये डीना मोरिस का करेक्टर लिया अपनी आंट से, ठीक है, और अपनी आंट को जब वो करेक्टर दिया
फिर उसकी आंट की वजह से उसको जो एक स्टोरी सुनने को मिली थी मैरी वॉक की, जिसने अपने बच्चे को कत्ल किया था और फिर उसको शी वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। तो फिर वो जो है वो इंसिडेंट उसने ऐड किया। Thus, she tries to make it more real by using original story. It is said that the character of Adam resembles Elliot's father very closely. ठीक है कि उसका जो फादर है वो एडम बेड से रिजेंबल करता है। इलियट सेज वी वर सिटिंग टुगेदर, हम इकट्ठे बैठे हुए थे, व्हेन इट अकर्ड टू माय आंट टू टेल मी हाउ शी हैड विजिटेड अ कंडेम्ड क्रिमिनल। फिर उसने जब मेरी आंट ने मुझे बताया कि कैसे उसने एक कंडेम्ड क्रिमिनल को जिसको जो है वो मौत की सज़ा विजिट सुना दी किया। गई थी, उसको कैसे विज़िट किया। आई देन कंसीव्ड द आइडिया ऑफ ब्लेंडिंग, मैंने फिर वो कंसीव होता है हासिल करना या कोई चीज हासिल करना। हाँ जी, तो उसने वो कहती है फिर मैंने ये आइडिया जो है आइडिया ऑफ ब्लेंडिंग मैंने जो है ना वो यहाँ से कंसीव किया। दिस एंड सम अदर रिकलेक्शंस ऑफ माय आंट इन वन स्टोरी, यानी कि आपने आंट से उसने जितनी भी स्टोरी सुनी हुई थी उनको रिकलेक्ट किया अपनी एक स्टोरी के अंदर, उन सबको एडजस्ट किया विद सम पॉइंट्स ऑफ माय फादर्स अर्ली लाइफ एंड कैरेक्टर। अपने फादर की अर्ली लाइफ को लेके उसने दूसरे कैरेक्टर्स जो आसपास के कैरेक्टर्स थे जैसे हैटी सॉरल और जीना मॉरिस के जो कैरेक्टर्स थे उनको अपने फादर्स के साथ एडजस्ट किया अपने नॉवल के अंदर, यानी कि रियल लाइफ स्टोरीज को ब्लेंड किया है। ठीक है, इसको उसने कहते हैं कि ये उसकी ब्लेंडिंग थी। ठीक है, her power of observation goes hand in hand with her memory and imagination. It is her deep observation of people's behavior in daily life. ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी डेली लाइफ की जिस बेस पे उसने ये अपना जो है नॉवेल्स लिखे, विच मेक्स हर कैरेक्टर मोर क्लोज टू रियलिटी। इसी की वजह से उसके कैरेक्टर्स ज़्यादा रियल लिखते थे। शी एक्सप्रेसेस इन एडम बेड, अब एडम बेड में उसका क्या कहना था, आई एम कॉन्टेंट टू टेल माई सिंपल स्टोरी without trying to make things seem better than they are। कि वो कहती है कि मैं चीज़ों को अपनी स्टोरी को जो है ऐसे ही बताती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी स्टोरी को ऐसे बताऊँ विदाउट ट्राइंग टू मेक थिंग्स, बजाय ऐसी कोशिश की है कि मैं चीज़ों को बनाऊँ सीम बेटर देन दे आर, यानी कि जिस तरह से चीज़ें हैं उनसे बेहतर नहीं बना के मैं बताती हूँ, बल्कि जिस तरह से सिंपल सी स्टोरी होती है उनको एज इट इज़ बताती हूँ। ठीक है, यानी कि उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करती हैं वो। कोई रीड आउट कर दे प्लीज़। मिस्टर मिसेस पॉइसर का यहाँ से स्टार्ट करें। पढ़ूं मैम? हाँ जी पढ़ें। Mrs. Poyser represents true wit and humor of pure countrywoman of that time. She is put to life by her creator with her shrewd tongue and kind heart, her occasional scolding of her servants and Hattie, and at the same time her deep concern for them and her family all are very natural. It is said that Mrs. Poyser holds some characteristics of Eliot's mother. Eliot has portrayed Hattie's एक सेकंड, तो यहाँ पे अब मिसेस पोइसर का रेफरेंस देके बताया जा रहा है, जस्टिफाई किया जा रहा है कि जिस तरह से उसको डिपिक्ट किया है उसने ऐसा कहा जाता है कि इलियट ने अपनी माँ का कैरेक्टर उसको दिया है। ठीक है, कैसे कि वो एक ट्रू विच यानी कि एक बीइंग अ वुमन, ठीक है, जो एक औरत की जो मेच्योरिटी होती है वक्त के साथ साथ जो उनमें जो एक्सपीरियंस की बेस पे जो उनका कहते हैं ना कि जो लर्न किया होता है उन्होंने जो वो बुजुर्ग कहते हैं ना कि हमने अपने बाल जो है धूप में सफ़ेद नहीं किए, तो वो वाली होती है कि एक जो औरत मेच्योर होती है ना उसमें वो अक्ल और एक सुगड़पन जो पाया जाता है वो चीज़ जो है मिसेस पॉइजन में दिखाई गई है। एंड ह्यूमर ऑफ अ प्योर कंट्री वुमेन ऑफ दैट टाइम, कि ह्यूमर जो है यानी कि उसमें थोड़ा सा आपको अम्यूजमेंट का पॉइंट मिलेगा मिसेस पॉइजन में जब आप समरी पढ़ोगे, तो उस औरत के थ्रू डिपिक्ट किया गया है। शी इज पुट टू लाइफ बाय हर क्रिएटर, यानी कि अपनी जो ये जो इलियट है इसने इस करैक्टर को इस तरह से डिपिक्ट किया है कि जैसे इंसान जो है ना अपनी कह लें कि एक जिंदा दिल इंसान होता है ना उस टाइप का इसको बनाया है इसने। ठीक है, विद हर श्रूड टोंग, श्रूड होता है क्लेवरनेस को कड़वी। कहते हैं, क्लेवरनेस को कहते हैं। ठीक है, कि जैसे होता है ना जो बड़ी औरतें होती हैं ना या जो बुजुर्ग औरतें होती हैं वो होती तो वो अक्लमंद होती हैं, मतलब उनको हर चीज़ का एक्सपीरियंस होता है, हर चीज़ उन्होंने अपने ज़माने में देख चुके होते हैं वो लोग,
तो उनको हर चीज़ का एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है, लेकिन कहीं न कहीं उनमें क्लेवरनेस भी होती है। जैसे हमारी अगर हम अपनी पाकिस्तानी माँओं की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो समझाने के लिए इसे बता रही हूँ कि हमारी जो पाकिस्तानी माएँ हैं वो थोड़ी बहुत उनमें क्लेवरनेस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम बाज़ार में जाते हैं उनके साथ तो बार्गेनिंग करना या कहीं जगहों पे हमें नहीं पता होता कि लाइक हम चीज़ों को बहुत सिंपली ले रहे होते हैं कई बार, लेकिन वो समझ रही होती हैं कि इस बंदे का ये मतलब था, इस बंदा ये जो बात कर रहा है, ये कहाँ से बात कर रहा है। तो वो जो पॉइंट होता है ना, वो उनकी क्लेवरनेस होती है। ठीक है, क्लेवरनेस जो है ना श्योर टोंग वहाँ पे होती है कि जब वो अपनी क्लेवरनेस के साथ जो है ना आगे से कोई बात कर रहा हो ना तो उसको अपने बहुत क्लेवरली आंसर करना और इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं वो क्लेवरनेस में आते हैं। तो इसलिए उसको जो है ना वो क्लेवर ये श्योर टोंग का नाम दिया गया है। एंड काइंड हार्ट यानी कि वो अक्लमंद भी थी, अच्छी औरत थी, ह्यूमर भी इसका अच्छा था, सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा था, काइंड हार्टेड थी, लेकिन वो थोड़ी-सी क्लेवरनेस भी उसमें थी। उस तरह की जो एक टिपिकल आजकल हमारी जो माएँ होती हैं, पाकिस्तानी माएँ हैं जो हमारी सोसाइटी की, ठीक है? उस तरह की एक औरत थी। Her occasional scolding of her servants and Hetty and at the same time her deep concern for them and her family all are very natural यानी कि एक औरत जो अपना घर सँभालती है, आजकल हमारी माएँ ही ऐसी हैं कि मतलब वो पूरा अपना घर सँभालती है, अपनी फैमिली को जोड़ के रखना, पूरे ख़ानदान में एक इत्तेफ़ाक रखना सब में आपस में, ठीक है? तो वो अपने सर्वेंट्स को क्या कहती है, हर ओकेजनल स्कोल्डिंग ऑफ हर सर्वेंट्स के वक़्तन-फ़ुक्तन जैसे वो कहते हैं कि वो स्कोल्ड करती थी अपने सर्वेंट्स को। स्कोल्ड होता है किसी को डाँटना बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो डाँटना। हाँ जी, तो वो अपने सर्वेंट्स को डाँटना, हैटी को जो है वो एक बीइंग हर मदर उसको डाँटती थी और उसका ख़्याल रखती थी एट द सेम टाइम हर डीप कंसर्न फॉर देम यानी कि अपनी फैमिली का जो उसका कंसर्न था, ये सारा एक नेचुरल वे में शो किया गया है, ठीक है? डिपिक्ट किया गया है। जैसे एक अक्सर में जो फैमिली होती है, तो ये कहा जाता है कि उसकी मदर की करैक्टरिस्टिक थी सारी की सारी कि उसकी इलियट की जो माँ थी, ये वैसी ही थी जैसा इसने मिसेस पॉइसर का करैक्टर एक्ट किया है, ठीक है? तो ये थर्ड रेफरेंस है इसकी रियलिज़्म का, ठीक है? अब देखिए पॉइंट्स वही हैं जो हमने कल वाले वो मॉरल विजन्स में पढ़े थे, ठीक है? रेफरेंसेस वही थे उसका वो आ गया मॉरल विजन को लेके पहले हमने उन्हीं कैरेक्टर्स को डिस्कस किया। अब उन्हीं कैरेक्टर्स को हम रियलिज़्म के लिहाज से डिस्कस कर रहे हैं। Eliot has portrayed Hattie's physical charms and her shallow pleasure उसने जो है वो हैटी के जो ब्यूटी थी, उसका जो चार्म था, उसको उसने जो है ना वो जो फिज़िकल उसकी मैनिफेस्टेशन थी वो डिपिक्ट किया है। एंड हर शैलो प्लेज़र शैलो कहते हैं किसी चीज़ को कहते हैं ना छोटी-छोटी खुशियाँ, ठीक है? दैट इज़ फिज़िकल चार्म्स एंड हर शैलो प्लेज़र छोटी-छोटी खुशियाँ या बहुत बड़ी-बड़ी जो आसमानों पे उड़ने वाली सीन नहीं था। शैलो प्लेज़र का होता है शैलो होते हैं जो बहुत ही हल्का या छोटापन, छोटी-छोटी खुशियाँ, ठीक है? शैलो प्लेज़र छोटी-छोटी खुशियाँ। लविंग हार्टलेस नेचर, ठीक है? तो हैटी का जो कैरेक्टर है उसने फिज़िकल उसको चार्म दिया है, उसकी ब्यूटी को डिपिक्ट किया हुआ है और उसकी जो एक छोटी-सी दुनिया उसने अपनी बना रखी थी जिसमें वो छोटी-छोटी खुशियों को प्रेफ़र करती थी। लविंग हार्टलेस नेचर एक ऐसी लविंग नेचर उसको बनाया गया है, ठीक है? एक रोमांटिक टाइप की लड़की बनाया गया है उसको, विदाउट एनी बैड इंटेंशन यानी कि उसकी इंटेंशंस कोई बुरी नहीं थी। एक इंसान अपनी ज़िंदगी में इस तरह के कोई ख्वाब देखता है ना, तो वो रियल में ऐसा होता है कि लड़कियाँ या लड़के भी ऐसे ख्वाब देखते हैं कि हमने अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप को अगली एक नेक्स्ट स्टेप लेके जाना है, आगे लेके जाना है, ठीक है? तो उसकी इंटेंशंस बुरी नहीं थी, बस उसका तरीका गलत था। शी इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ ऑल इलियट्स हीरोइंस जितनी भी उसकी हीरोइन थी उसमें से सबसे सक्सेसफुल हीरोइन समझा जाता है इसको। इलियट इज ऑल्सो acquainted with psychology of opportunist class author expresses all the temperaments of a feudal यहाँ पे एंड पे साइकोलॉजी ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्लास यस ऑथर एक्सप्रेसेस ऑल द टेम्परमेंट्स ऑफ अ फिडल कि ऑथर जो है क्योंकि वो एक बहुत ही लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलोंग करता था तो उसके जो टेम्परामेंट था ना टेम्परामेंट होता है ना किसी का मिजाज तो उसका जो मिजाज था उसके अंदर वो चीज़ नज़र आती थी जैसे उसकी अपेरेंस से उसकी लुक से उसका जो बोलने का तरीका था, उसका जो रहने-सहने का तरीका था, उसके टेम्परामेंट से, उसकी पर्सनैलिटी से वो एक्सप्रेस होता था, हर चीज़ एक्सप्रेस होती थी। फ्यूडल कहते हैं जो जागीरदार होते हैं, लैंडलॉर्ड होते हैं, उनको कहते हैं फ्यूडल।
It is eager to be in good fame, but he cannot resist temptation. यानी कि he is eager to be in good fame. Eager क्या मतलब? जल्दबाजी। यस, जल्दबाजी को कहते हैं कि बेचैनी को, ठीक है। तो वो जो है जल्दबाज था, ठीक है, टू बी इन गुड फेम के अगर हम उसको एक जो है ना कहने की उसका पॉजिटिव पॉइंट लेना, तो वो लाइक बीइंग अ यंग बॉय, वो जिस तरह से उसका टेम्परामेंट था, जल्दबाज और जज्बाती, वैसा ही था, ठीक है। बट ही कैन नॉट रेजिस्ट टेम्पटेशन। रेजिस्ट, रेजिस्ट मुज़ाहमत मतलब वो मुजामत नहीं कर सकता। हाँ, हाँ, मुज़ाहमत मुजामत करना। करना ना, किसके अगेंस्ट? किसी चीज किसी उसके टेम्पटेशन टेम्पटेशंस जो थी, जो उसकी वो हवा था जो जो। जिस चीज जो उसके डिजायर्स थी उनको रेजिस्ट नहीं कर सका वो। रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब होता है ना कि अपने आप को रोक ना पाना। यस, यस, आप कह रहे हो कि जो अपने जो पैशंस हैं वो उसके आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे थे, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ठीक कह हाँ रहे हैं, जी। हाँ जी, ऐसे ही है कि वो जो था ना, ही इज ईगर टू बी इन गुड फेम बट ही कैन नॉट रेजिस्ट टेम्पटेशन। उसका जो अपना टेम्परामेंट था ना, उसका जो जज्बातीपन था, उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाता था, ठीक है। थ्रू हिज कैरेक्टर इलियट डीपली, ये आप लोग क्लास ले रहे हो या ग्रुप में मैसेजेस कर रहे हो? नो मैम। चले खैर, आई थिंक वो सर ने अनाउंसमेंट की है कि अभी की अभी पिक्चर सेंड करनी है, मे बी इस वजह से। ओके, तो पिक्चर्स हम वहाँ ऐसे कैसे क्लास के सेंड बाद करेंगे? करेंगे। पर्सनली करें ना सब सर को, या फिर नहीं, पासपोर्ट साइज जो वो पिक्चर मांग रहे हैं वो हम ऐसे कैसे सेंड करेंगे उनको? वो पासपोर्ट साइज पिक्चर जो होती है ना, वो जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन में जब आप अपलोड करते हो ना, तो वो एडजस्ट हो जाती है, मे बी ऑनलाइन हो, रजिस्ट्रेशन का कोई सीन हो। Anyways, through his character, Eliot deeply satirizes the general behavior and customs of landlords. अपने जो कैरेक्टर्स हैं उनके थ्रू जो वो लैंडलॉर्ड्स के जो कस्टम्स थे, उनके जो ट्रेडिशंस थे और कस्टम्स होते हैं ना, जो कहते हैं रिवाजों को, ठीक है, रस्म और रिवाज, उनके लैंडलॉर्ड्स के उन बिहेवियर और उनके कस्टम्स को उसने जो है वो कहने के आयरॉनिकली बताया है, सटायर उन पे दिखाया है, तनकीद की है। Eliot also depicts the psychological realism in her novels. She has a deep insight into human nature and she unveils its weakness. वो ह्यूमन नेचर को बहुत ही डीपली उसने ऑब्जर्व किया, उनके इनसाइट को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, तो उनकी वीकनेसेस को उसने अनवेल किया है। अनवेल करना बेपर्दा करना, ठीक है। तो उनकी जो वीकनेसेस थी उनको उसने जो है क्रिटिसाइज भी किया है, उनको अनवेल किया है। Her stories define a certain moral conflict of human life, the conflict of duty and desire, of heart and head, of mind and soul। यानी कि जो इनसाइड ह्यूमन नेचर है वो क्या है, जो उसने अपनी स्टोरीज के अंदर डाली है, वो क्या है, डिफाइन अ सर्टेन मॉरल कॉन्फ्लिक्ट। मॉरल कॉन्फ्लिक्ट किसके थ्रू? ह्यूमन लाइफ का, ठीक है। मॉरल कॉन्फ्लिक्ट, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी एंड डिजायर, अपनी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी जो डिजायर्स हैं उनका, हार्ट एंड हेड, दिमाग अपने आपका दिमाग का, सर का या आपके दिल का, ऑफ माइंड एंड सोल, आपके दिमाग का और आपकी रूह का, ठीक है। जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, आपका कहते हैं ना ज़मीर इंसान का आपस में, आपका आपके ज़मीर से आपका दिल और दिमाग का जो कॉन्फ्लिक्ट है इंसान का, वो The inner world of her characters is more important to her than the outer one. वो इनर वर्ल्ड पे ज़्यादा फोकस करती है, इंसान की जो अंदर की जो फीलिंग्स होती है उस पर ज़्यादा फोकस करती है। She thoroughly incarnates herself into her characters and brings the inner depths of the surface. She believes that characters is destiny. इनकारनेट्स Sorry, इनकारनेट्स का क्या मतलब है? इनकारनेट्स कहते हैं पर्सोनिफाई करना, पर्सोनिफाई करना के शी थॉरली इनकारनेट्स हरसेल्फ, अपने आप को जो है ना अपने कैरेक्टर्स में पर्सोनिफाई करती है कि
पर्सोनिफाई का मतलब यहाँ पे होगा मैनिफेस्टेशन, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना, ठीक है? embodiment. एम्बॉडीमेंट कह सकते हैं। शी थॉरली इनकार्नेट्स हरसेल्फ, अपने आप को अपने कैरेक्टर्स में जो है ना, यानी कि अपना जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसका जो हरसेल्फ का ये वर्ड या यूजुअलिस का मतलब यहाँ पे ये होगा कि उसने अपने कैरेक्टर्स में अपने आप को, अपनी पर्सोनिफिकेशन इसमें डाली है, अपनी मैनिफेस्टेशन डाली है। जो डिटेल वो ज़िंदगी जी. के बारे में जानती थी, जो नॉलेज और एक्सपीरियंस वो जानती थी, उसने वो सारा अपने कैरेक्टर्स के अंदर डाला। ठीक है, एंड ब्रिंग्स द जी. इनर डेप्थ टू द सरफेस, उनकी जो इनर साइड थी, इनर डेप्थ थी, उनको आउटर साइड पे लेके आई अपनी रीडर्स के सामने। शी बिलीव्स दैट character is destiny. She thinks that a character is himself responsible for his tragedy. हर इंसान जो है अपनी ट्रेजेडी का खुद रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। शी सेज, ये थॉमस हार्डी के करेक्टर जो नॉवल था उसके अंदर भी ये रिपीटेड थी लाइन्स। और डीड्स डिटरमिन अस एज मच एज वी डिटरमिन और डीड्स, हमारी डीड्स यानी कि हमारे जो काम है, हमारे जो अमाल हैं, वो हमें डिटरमिन करते हैं, ठीक है। और हम डिटरमिन करते हैं हम अपनी अमाल को। इसका क्या मतलब होगा? सिंपल सी वैसे लाइन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। डिटरमिन का मतलब होता है ना कि आप किसी को लीड कर रहे हो या आप उसको लेके चल रहे हो, तो हम्म, हमारे हमारे डीड्स हमें लेके चलते हैं जैसे, और एग्जैक्टली। हम अपने डीड्स को लेकर। हाँ जी, हमने क्या करना है, क्या नहीं करना, ये हम डिटरमिन करते हैं, और फिर हम जो कर चुके होते हैं, वो हमारी डीड्स जो हैं, फिर हमें डिटरमिन करती हैं, ठीक है? कि अब जो हमने करना था, वो हमने डिसाइड कर लिया, हमने वो डिटरमिन कर लिया, ठीक है? हम अपनी डीड्स हमने डिटरमिन कर ली है, फिर जो हमारी डीड्स है, वो फिर हमें डिटरमिन करती हैं। हमारा जो किया करा होता है ना, फिर वो हमें उसका भुगतना पड़ता है, वो हमें फिर डिटरमिन करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा इस सेंस में। जॉर्ज इलियट बिलीव्स इन फ्री विल, वो ये बिलीव करती है कि इंसान की फ्री विल होनी चाहिए, हर इंसान को उसका अपनी ज़िंदगी में डिसीजन लेने का हक होना चाहिए। इन एडम वेड देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंटेंशन एंड डिस्पोजिशन। कॉन्फ्लिक्ट कैसे है इंटेंशन और डिस्पोजिशन का? इंटेंशन होता है ना, कोई आप जानबूझ के या इंटेंशनली जानते बूझते जो भी कुछ करते हैं, जानते सारे आपके पास, आपको सब कुछ पता होता है, फिर भी आप इंटेंशनली कुछ करते हैं, इंटेंशन जो आपकी होती है। एंड डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन किसको कहेंगे? डिस्पोजिशन कहते हैं जो टेम्पर होता है, आपकी जो नेचर होती है, ठीक है। तो इंसान की नेचर, उसकी जो इंटेंशन है, इसका कॉन्फ्लिक्ट है एडम बेट के अंदर, ठीक है। बोथ हैटी एंड ऑथर लैक द डिजायर्ड स्ट्रेंथ ऑफ माइंड टू रेजिस्ट टेम्पटेशन, एंड दिस वीकनेस ब्रिंग्स द कैटास्ट्रॉफी इन द स्टोरी। ये जो दोनों हैटी और ऑथर हैं, इनके थ्रू ये इंटेंशन और डिस्पोजिशन का कॉन्फ्लिक्ट शो किया गया है, ठीक है। उनकी इंटेंशन क्या थी और उनकी जो डिस्पोजिशन थी, उनका जो टेम्पर था, जज्बातीपन था, ठीक है, जो उनकी नेचर थी, उसका कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चला, ठीक है। क्या ये जो उनके उनकी इंटेंशंस जो थी वो ये नहीं थी कि उनके साथ एंड पे बुरा हो, लेकिन उनकी नेचर की वजह से उनके साथ एंड पे वो एग्जैक्टली, मतलब यस, ट्रेजेडी में पड़ गए। यस, कॉन्फ्लिक्ट ये था कि उनका जो है अपनी नेचर और अपने टेम्पर की वजह से उनको सारा कुछ फेस करना पड़ा, उनके साथ जो कुछ हुआ वो उनको अपने टेम्पर की वजह से फेस करना पड़ा। अगर उनका टेम्पर कंट्रोलेबल होता, अगर वो अपने आप को, अपने इमोशंस को या अपने डिसीजंस लेना जानते होते, ठीक है, तो शायद कुछ और होता, चेंज हो जाती थोड़ी स्टोरी। लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चला उनके टेम्पर का और उनकी इंटेंशंस का। उनकी इंटेंशंस कुछ और थी, लेकिन उनका टेम्पर उनकी इंटेंशंस के कुछ अगेंस्ट था, तो दोनों का कॉन्फ्लिक्ट चला और उसके अगेंस्ट क्या हुआ, फिर उनका जो है वो ट्रेजेडी उनको फेस करनी पड़ी। ऑर्थर एंड हैटी लैक द डिजायर्ड स्ट्रेंथ ऑफ माइंड टू रेजिस्ट टेम्पटेशन, कि उनको जो है उनके जो माइंड की स्ट्रेंथ है कि अपने टेम्पटेशन को, अपने टेम्पर को जो है वो कंट्रोल कर सकें, उनमें ये जो है ना वो वहाँ पे ये लैक कर रहे थे कि अपनी डिज़ायर को जो है वो अपनी स्ट्रेंथ ऑफ माइंड के थ्रू कंट्रोल करें। लेकिन ये यहाँ पे वो लैक कर रहे थे, ये उनकी वीकनेस थी। एंड दिस वीकनेस ब्रिंग्स द कैटास्ट्रॉफी इन द स्टोरी। कैटास्ट्रॉफी, तबाही. तबाही, क्राइसिस, डिजास्टर, ठीक है। Eliot skillfully penetrates into the inner self of her characters. Penetrate यानी कि किस चीज़ को किसी घुसाना, चीज को घुसाना. हाँ जी, आर पार इंस्टॉल करना, करना. हाँ जी, अब इंस्टॉल करना, अवतार भी इसको कहते हैं, आर पार करना, ठीक है। Eliot skillfully penetrates into the inner self of her characters.
कि उनके इनर सेल्फ में क्या है ना, एक चीज़ बहुत ही माहिर तरीके से एक माहिर होने के तरीके से जो है ना वो एक इंसान जो माहिर होता है वो एक बड़े तरीके से उसको घुसा देता है चीज़ फिट करना, किसी चीज़ को किसी में फिट करना, इस तरह से उसने जो है ना ये घुसाने का वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है, पेनिट्रेट, कि इस तरह से इसे ऐड कर दिया गया है, ऐड किया है अपने कैरेक्टर्स के अंदर उनके इनर सेल्फ को, कि लाइक स्किलफुली, बहुत ही माहिर तरीके से, कि आपको पढ़ के वाकई लगता है कि ये रियल लाइफ में हुआ है. Thus, when she exposes her characters, her reader is also exposed. Her keen observation of human nature is also visible in the minor incidents of the novel. For instance, man's natural selfishness is revealed through various characters. Natural सेल्फिशनेस ऑथर के थ्रू भी है, हेटी के थ्रू भी है और एडम बेड के थ्रू भी आपको नजर आती है. ठीक है, यस मैम। कि इन्होंने अपनी सेल्फिश जो है ना ये इनका अपनी खातिर, अपनी डिज़ायर की खातिर जो है जो भी किया इन्होंने किया, इन्होंने कोई भी सोसाइटी का या अपने पेरेंट्स का, फैमिली का, किसी ने कुछ नहीं सोचा. एडम बेड ने जब वो उसको भागने का कहा, लेटर लिखने का कहा, तो उसने भी सेल्फिशनेस का ही वहाँ पे ये पॉइंट बनता है उसका, कि उसने अपने बारे में सोचा मे बी, कि वो हैटी को पसंद करता था और वो उसको चाहता था कि ये इससे दूर हो जाए. When Hattie resolves to forgive Arthur, it is also for the sake of her own salvation. Salvation? Salvation means? सैल्वेशन आपने बताया था कल। हाँ जी. तो क्या था? सैल्वेशन गुलामी। किसी चीज़ से निजात हासिल करना. वो स्लेव निजात होता है ना? निजात। हाँ जी. किसी चीज़ से निजात हासिल करना. तो वो when Hattie resolves to forgive Arthur, जब उसने जो है उसको माफ़ करने का सोच लिया, it is also for the sake of her own salvation. ये उसके पीछे वजह क्या थी? उसने उसको माफ़ किया तो उसके पीछे वजह ये थी कि वो अपने आप को, अपना जो वो तकलीफ थी, उसकी जो मेंटल डिसेबिलिटी थी, उससे निजात हासिल करना चाहती थी वो. इसलिए उसने सोचा कि वो आर्थर को माफ़ कर दे, कि शायद इस तरह से उसको सुकून मिल जाए. यानी कि उसने अगर उसको माफ़ भी किया तो उसके पीछे भी उसकी सेल्फिशनेस थी. ठीक है, ये है बेसिकली इसके पीछे पॉइंट. Another example of Eliot's intellect and insight in human nature is shown in the marriage of Adam with Dina. It expresses man's natural instinct to escape from pain and suffering, and that every passion loses its intensity with the passage of time. अब एक और एग्जांपल हमें एडम के थ्रू मिलती है, कि जब दीना से उसने शादी की, वो उसकी वजह क्या थी? expresses man's natural instinct to escape from pain. जो पेन उसको मिली हैटी के थ्रू, ठीक है, हैटी की वजह से, और फिर हैटी को जो मिली उसकी सफरिंग को देख के उसको जो फील हुआ था, ठीक है, उससे निकलने के लिए, उससे भागने के लिए, ठीक है, एंड सफरिंग एंड दैट एवरी पैशन लॉसेस इट्स इंटेंसिटी, कि उस सफरिंग और पेन से भागने के लिए उसने जो है वो डीना मोरी से शादी का सोचा था. ठीक है, हर पैशन एंड एवरी पैशन लॉसेस इट्स इंटेंसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम, के वक्त के साथ हर एक पैशन जो है, हर एक जो जज्बा है, वो वक्त के साथ अपनी इंटेंसिटी खो देता है. इंटेंसिटी होती है ना, किसी चीज़ की स्ट्रेंथ या शिद्दत, या शिद्दत को कहते हैं. ठीक है, तो हर जो पैशन है वो वक्त के साथ अपनी शिद्दत या अपनी स्ट्रेंथ खो देता है. तो उसका भी जो पैशन था वो क्या था? हैडी को वो पाना चाहता था. ठीक है, तो उसके पीछे जो उसको सफरिंग थी, उसकी जो पेन थी, उसको वो ओवरकम करना चाहता था, उससे भागना चाहता था, इसलिए उसने डीना मोरिस से शादी की. ठीक है, वक्त के साथ साथ उसने उसको भुला दिया, वक्त ने उसको ये भुलाने में मजबूर कर दिया, और फिर वक्त के साथ साथ वो डीना मोरिस की तरफ अट्रैक्ट हुआ था, और फिर जो है वो डीना ने भी जो है वो शादी का इरादा कर लिया था उससे. बट नो स्टोरी इज द सेम टू अस आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम. कोई भी स्टोरी जो है हमारे लिए सेम नहीं होती है आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम. लैप्स वक्त गुजरने के साथ। लैप्स कहते हैं फेलियर को. ठीक है, लैप्स ऑफ टाइम, कि आप जब वक्त के साथ हार जाते हैं ना, तो फिर कोई भी स्टोरी जो है वो सेम नहीं रहती है. वक्त के साथ अब जो हर इंसान जो है वो हार जाता है.
जैसे एडम हार गया था वक्त के साथ साथ, जैसे उसने हैटी को सर्वाइव करते देखा और अपने साथ जो हैटी का बिहेवियर था वो देखा। पहले तो वो उसके इस इनडिफरेंट बिहेवियर से बहुत परेशान रहा, उसने सफ़र किया, लेकिन जैसे जैसे फिर हैटी को सफ़र करते हुए उसने देखा, तो फिर वक्त के साथ साथ उसके खुद ही वो जज्बात जो है वो मांद पड़ गए, जैसे कहते हैं, ठीक है, मांद पड़ गए। और फिर वक्त ने उसको जो है एक कह लें कि एक फेलियर की हैसियत से वो एट द एंड हमें मिलता है। तो उसकी फेलियर ही थी ना, फेलियर के बाद ही उस वो डीना की तरफ अट्रैक्ट हुआ, उसकी तरफ उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा हुई, फिर उसके भाई की कोशिश से उसकी जो है वो डीना के साथ शादी हुई। Eliot's writing also show her philosophical approach to life. She brings to light the certain bitter realities of life. Adam Bate has also certain glimpses of this touch. She observes the uh, varied, varied and tiresome routine of life and exclaims. Glimpses होते हैं किसी चीज़ की झलकियाँ, ठीक है, तो यही चीज़ जो है एडम बेट के कैरेक्टर में हमें इसका जो है वो टच नजर आता है। ये जो भी पीछे इसने बात की ना एंड पे, ये बिटर रियलिटीज ऑफ लाइफ, ठीक है, तो ये इस कैरेक्टर के अंदर आपको नजर आती हैं, आएंगी। She observes the varied and tiresome routine of life and exclaims, और एक ऐसी रूटीन और ऐसी जो जिंदगी की एक जो टाइम पीरियड चला है एडम बेट का नॉवल के अंदर दिखाया गया है, उसको उसने ऑब्जर्व किया। वेरिड कहते हैं किसी को अम, जैसे क्या कहेंगे, लाइक टाइट फटीग टाइप की, या बहुत थक जाना किसी का, ठीक है, ऑब्जर्व द वेरी, किसी का बहुत ज़्यादा थक जाना या इरिटेट फील करना, ठीक है। एंड टायरसम रूटीन ऑफ लाइफ एंड एक्सप्लेन, टायरसम रूटीन, टायरसम कहते हैं जो बहुत ही थका देने वाली। बोर और डल टाइप की, हाँ जी, रूटीन होती है। एंड एक्सप्लेन, एक्सप्लेन होना करना, डिक्लेयर करना, ठीक है। The year is gone, gone where the spinning wheels are gone. Even idleness is eager now, eager for amusement. Um, इसकी कोई मुझे समझाएगा, मीनिंग किसको समझ आया हो? The year is gone, gone where the spinning wheels are gone. लेयर इज गॉन, लेयर होता है ना कि जो हमें फारिग टाइम, फारिग रहना या फिर Yes, बंदा हाँ, सुकून में बैठा हुआ है, हम्म, कि सुकून चला गया है, हम्म, जहाँ पे स्पिनिंग व्हील आर गॉन। स्पिनिंग व्हील अब उसने किसको सिंबलाइज किया है? टाइम को। हाँ, कह सकते हैं। इवन द इडलनेस इज ईगर नाउ, के जो इडलनेस है, जो फारिगपन है, वो जो है ना जल्दबाज है। ईगर फॉर अम्यूजमेंट, क्या वो फारिगपना भी चाहता है कि कोई ना अम्यूजमेंट हो, या यानी कि अम्यूजमेंट मतलब। हाँ जी, यानी कि लोग जो है ना वो अपने फारिग वक्त को अब, यानी कि मॉडर्न और ओल्ड एरा जो है ना इसको वो कंपेयर कर रही है कि लेयर इज गॉन, गॉन वेयर द स्पिनिंग व्हील्स आर गॉन, कि जहाँ पे वक्त गुजर गया वहाँ पे पहले लेयर यानी कि फुर्सत का वक्त होता था लोगों के पास, और लोग गुजारते थे आपस में, ठीक है, और एक दूसरे को वक्त देते थे, ठीक है। गॉन वेयर द स्पिनिंग व्हील्स आर गॉन, वो वक्त जो फुर्सत का था वो चला गया कहाँ पे, जहाँ पे वो वक्त के साथ, जैसे स्पिनिंग व्हील्स यानी कि वक्त घूमता, स्पिनिंग होता है ना एक ऐसा, वो घूमता है जो घूम, स्पिनिंग व्हील्स घुमाना किसी चीज़ को, ठीक है। तो वक्त जो है एक व्हील की तरह जो है वो घूमता रहा है, और वो उस वक्त के साथ जो है ये लेयर चली गई, वो फुर्सत चलेगी लोगों के पास जो पहले हुआ करती थी, ठीक है। तो वो ओल्ड लेयर उसको कहा गया है। इवन इडलनेस इज ईगर, इडलनेस, इडलनेस किसको कहते हैं? लेजीनेस, ठीक है। लेजीनेस के जो लेजीनेस, आप एक इंसान लेजी होके बैठा रहता है और फिर उस लेजी नेस में वो अपनी अम्यूजमेंट समझता है उसको, कि पहले जो ओल्ड पीपल थे, ठीक है, पहली जो ओल्ड जनरेशन थी वो फुर्सत में एक दूसरे को वक्त देते थे, लेकिन वो जो फुर्सत का वक्त है वो अब टाइम के साथ गुजर चुका, खत्म हो चुका है, और अब जो है लोगों के पास लोग लेजी हो गए हैं, ठीक है। वो अपनी लेजीनेस को ही अपना जो है ना अम्यूजमेंट का टाइम समझते हैं, ठीक है। इडलनेस इज ईगर नाउ, ईगर फॉर अम्यूजमेंट, ठीक है, समझ आ गई?
Yes, ma'am. Okay, she observes the nature of human affections and says thus. There is a wonderful amount of sustenance in the first few words of love. There is a wonderful amount of sustenance. Sustenance रोजी को कहते हैं सस्टेनेंस यानी खुराक खाना पीना अनाज को कहते हैं ठीक है देयर इज अ वंडरफुल अमाउंट ऑफ सस्टेनेंस इन द फर्स्ट फ्यू वर्ड्स ऑफ लव यानी कि मोहब्बत के जो पहले कुछ वर्ड्स अल्फाज थे ना उसमें उसी में वो एक खुराक की तरह उनको समझा जाता था उसी में वो एक कहते हैं ना कि जो पहले ज़माने के लोग थे ना उनके जो मोहब्बत भरे अल्फाज थे ना वही सुन के जो ना पेट भर जाना उस सेंस में है ठीक है वंडरफुल अमाउंट ऑफ सस्टेनेंस कि एक ऐसी अमाउंट होती थी उनके प्यार में मोहब्बत के जो वर्ड्स थे पहले ज़माने के जो लोग गुजर चुके हैं उनकी मोहब्बत भरे अल्फाज में एक ऐसी मोहब्बत और अपनायत होती थी कि आपको जो है ना लगता था कि एक जो असल जो मज़ा है खाने का वो उनकी बातों में ही है आपको उनकी बातें सुन के एक आपस में जो प्यार मोहब्बत जैसे अल्फाज शेयर करके ही आपका जो है ना जैसे आपको आपकी खुराक मिल जाती थी ये वाला जो है ना कितनी खूबसूरत उसने लाइंस लिखी हैं डीप लाइंस हैं ठीक है देयर आर इनन्यूमरेबल एग्जांपल्स ऑफ सच विजडम इन इलियट्स वर्क्स बहुत ही इनन्यूमरेबल जो गिने नहीं जा सकते Yet, in the presence of so much reality, Eliot has been criticized on grounds of exaggerating in some cases. मैं मीटिंग भी स्टार्ट करती हूँ ये भी एंड होने वाली है Eliot has मैम criticized on grounds of हाँ जी मेरे ना फोन की चार्जिंग नहीं है तो आप लैपटॉप ऑन कर लो लैपटॉप मुझे लेने जाना पड़ेगा छत से तो अभी तो मतलब मैं ये कह रही हूँ कितना सा रह गया है इसके बाद हमारा है यस ये लास्ट है ये लास्ट पेज है ये लास्ट पेज है ठीक